शेंजन कंट्रीज़ में जाने के लिए जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई करवाना चाहते हैं, क्या उनको पेरेंट्स के अलावा कोई और बंदा स्पॉन्सर कर सकता है? यानी फैमिली से बाहर अगर कोई फैमिली फ्रेंड है या कोई और बंदा है, वो उनको स्पॉन्सर कर सकता है या नहीं? इस पर आज बात करते हैं। उसके अलावा शेंजन ज़ोन के डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज़ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंसेस को लेकर? कितनी अमाउंट बैंक स्टेटमेंट के तौर पे चाहिए या फिर कितनी अमाउंट ब्लॉक अकाउंट के तौर पे चाहिए? और उसके साथ आपको प्रूफ क्या देने हैं? किन-किन चीज़ों से आपको बचना है कि आप अपने केस को क्लीन शो कर सकें और आप एम्बेसडर को इंटरव्यू में इंप्रेस भी कर लें? तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी, किस-किस एम्बेसी को क्या-क्या रिक्वायर्ड है और किस-किस कंट्री में कितनी-कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट जो है, ब्लॉक अकाउंट जो है वो कहाँ पर चाहिए होगा, कौन बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है और कौन आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अगर पेरेंट्स जिंदा हैं, उनके होते हुए भी कोई और फैमिली फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके ऊपर सारी हम बात आज करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको तमाम तर जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो में ही मिल जाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कंट्री वाइज डिटेल में जाने से पहले हम एक कॉमन चीज जो है वो तमाम शेंजन कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो नॉर्मली 3 to 6 मंथ्स ओल्ड चाहिए। बेहतर यही है कि आप 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट दें। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के जिन स्टूडेंट्स ने अपने अकाउंट्स नए खुलवाए हुए हैं और एम्बेसी उनको रिलीफ दे रही है कि वो 6 महीने से कम की बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, सिर्फ वही अपनी 6 महीने से कम अरसे की स्टेटमेंट शो करें। अदरवाइज बेहतर यही है कि आप लास्ट 6 मंथ्स की अपनी बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करें। उसके अलावा आपको पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट ही देनी है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करने के लिए स्पॉन्सर की बिजनेस अकाउंट की या सैलरी अकाउंट की डिटेल्स देना चाहते हैं तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप जरूर ऐड कीजिए। लेकिन एक बात याद रखें, बेहतर यही है कि आपका स्पॉन्सर भी और आप भी पर्सनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दें। उसके अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो चाहे बिजनेस हो या सैलरी हो, सपोर्ट के लिए आप वो डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं, लेकिन आपने शो पर्सनल बैंक अकाउंट्स ही करने हैं। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो आपने सडन लार्ज डिपॉजिट से बचना है। बहुत कम आपने जो है वो कोशिश करनी है कि एक लार्ज अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो। अगर आपने स्टडी अब्रॉड का ज़हन बना लिया है तो उसी दिन से आपने अपने अकाउंट को मैनेज करना शुरू कर देना है। बेहतरीन कंसल्टेंट्स यही कहते हैं कि आपको एक बेहतरीन प्लान बनाकर देते हैं। 3 to 6 मंथ्स का एक प्लान होता है जिसके अंदर वो आपकी सारी गाइडेड ट्रांजैक्शंस करवाते हैं कि कब, कहां, कैसे और कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन और किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में करवानी है। बाकायदा उस प्लान को आपने जो है वो फॉलो करना है और वो जो प्लान है उसकी जो है वो स्टेबिलिटी को आपने मेक श्योर करना है। जो आपके फंड्स होंगे एट द एंड ऑफ द डे, आपके जो बैंक स्टेटमेंट के या आपके जो ब्लॉक अकाउंट के जो फंड्स होंगे, उन्होंने 3 मेजर चीजों को कवर करना है, जिसमें नंबर 1 ट्यूशन फी है, नंबर 2 आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं और नंबर 3 आपकी वहां पर अकोमोडेशन होगी। और शेंजन कंट्रीज के लिए जो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल प्रूफ्स हैं उनमें बैंक स्टेटमेंट्स हैं नंबर 1, और उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो ब्लॉक अकाउंट लेते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो दोनों चीजें लेते हैं, यानी दोनों में से आप कोई एक दे सकते हो। केसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, इस लिहाज से वो आपने देखने हैं। स्कॉलरशिप अगर आपको मिला हुआ है जिसके अंदर आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपका रहने का खर्चा, आपकी फीस सारी कवर हो रही है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देने की जरूरत नहीं है और ब्लॉक अकाउंट देने की भी जरूरत नहीं है। और कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो आपको लोन देते हैं। मिसाल के तौर पे स्वीडन जाने के लिए अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको लोन दे दे कि जी हम इतना लोन इनको दे रहे हैं कि स्वीडन की सारी स्टडीज जो है वो कवर हो जाए, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। अब हम कंट्री वाइज डिटेल्ड डिस्कशन कर लेते हैं। जर्मनी में जाने के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत है। 36 से 40 लाख रुपया आपने ब्लॉक अकाउंट के तौर पर जमा करवा देना है। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो हर महीने आपको तकरीबन 992 यूरोज जो है वो आपको यूनिवर्सिटी पे बैक करती रहेगी। अगर आप जर्मनी में मौजूद किसी बंदे को स्पॉन्सर के तौर पर शो करना चाहते हैं तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएगा, अपने वहां पर अर्निंग के सोर्सेज डिक्लेयर करेगा, फिर वो आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में आपको तकरीबन पाकिस्तानी 30 लाख रुपए बेसिक जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड है वो इतनी है। उसके अलावा अगर आप 1 साल की पूरी फीस दे रहे हैं तो फिर यही बेसिक अमाउंट आपने बैंक स्टेटमेंट के तौर पे शो करनी है। अगर आप हाफ फीस दे रहे हैं या कुछ चंक्स में फीस दे रहे हैं, बाकी रिमेनिंग ट्यूशन फी जो 1 साल की आपकी रहती है वो भी आपने बैंक स्टेटमेंट में ही शो करवानी है। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर की जरूरत है। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर है तो दी बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको स्पॉन्सर की जरूरत है और आपने उस बंदे को स्पॉन्सर बनाना है जिसके पास मनी ट्रेल और बेहतरीन फाइनेंशियल सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। स्पेन में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इटली में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मेन एप्लीकेंट की जरूरी है। उसके सपोर्ट के लिए आप स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगा दें तो बेहतरीन है। फिनलैंड में आपको तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स या आपके बिजनेस की डिटेल्स और आपके तमाम
अर्निंग के सोर्सेज डेफिनेटली आपकी बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी चाहिए कि उसमें वाकया ही जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बोले कि वाकई आपके अकाउंट में उसी तरह की ट्रांजेक्शंस हैं जिस तरह का केस आप डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर नहीं है तो आपको स्पॉन्सर की जरूरत है। स्पॉन्सर में आपके पास जो जो कैटेगरीज हो सकती हैं वो मैं एंड पे आपको बताऊंगी। स्पॉन्सर की आपने बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है, स्पॉन्सर से आपके अकाउंट में आती हुई बार बार अमाउंट्स भी शो होनी चाहिए। इस तरह का आपने एक प्लान सेट करना है जिसमें आपके दोनों बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल भी और आपके स्पॉन्सर की भी। स्वीडन की अगर हम बात करें तो स्वीडन बड़ी तादाद में रिजेक्शंस बैंक स्टेटमेंट की बेस पर देता है। स्वीडन ने ये बात क्लियरली बता दी है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहां से हमें फ्रॉड का खतरा है। पाकिस्तान से बहुत कम ऐसे क्लीन केसेस हमारे पास आते हैं जिसकी बेसिस पर हम उनको वीजा दे सकें, तो इसलिए स्वीडन फौरन से पहले कैश डिपॉजिट्स वालों को और जो मैनिपुलेटेड बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, रॉन्ग फेक डॉक्यूमेंट्स आते होते हैं, उनको फौरन रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने स्वीडन के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है ना वो प्लानिंग करनी है। आपने अपने स्पॉन्सर को इन्वॉल्व करना है, आपने खुद को बड़ा अपनी क्लीन सा एक रिकॉर्ड कायम करना है, ठीक है, अपनी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, फिर आपका वीजा लगने के चांसेस है। स्वीडन के लिए भी आपको तकरीबन 38 से 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और यहाँ पर स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर तो करेगा डेफिनेटली, लेकिन पेपर्स में वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। वो आपको एज अ गिफ्ट या इस तरह की कोई चीज जो है वो देगा। आपके पर्सनल एसेट्स में ही वो डिटेल्स भी शो होंगी जो आपके स्पॉन्सर ने आपको अमाउंट दी है। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम में भी आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए। ब्लॉक अमाउंट एक तरह से आपकी वीजा की गारंटी होती है कि अगर आपने अमाउंट जो है वो ऑलरेडी वहां पर जमा करा दी है, उनको दे दी है कि हम वहां आएंगे और 1 महीने के बाद जो है वो आप हमें हमारा रहने सहने का खर्चा या जो भी लिविंग एक्सपेंसेस अकोमोडेशन वगैरह का होता है वो पर मंथ आपको पे बैक करते हैं। तो वो एक तरह से ज्यादा सेफ कंट्रीज जो होते हैं वो ब्लॉक अकाउंट वाले होते हैं वीजा रेशो के हवाले से। लैटविया की अगर बात करें तो लैटविया में आपको पाकिस्तानी 30 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, स्पॉन्सर अगर आपको आपके फादर आपकी सिस्टर कर रही हैं, आपके ब्रदर कर रहे हैं, आप मदर कर रही हैं, तो फिर आपको इनमें से कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है, उसकी भी साथ बैंक स्टेटमेंट अटैच कीजिए, ठीक है। स्पॉन्सर याद रहे कि स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट का स्ट्रांग होना, उसके अंदर अमाउंट का आना जाना, ये बहुत जरूरी है। आपके वीजा लगने के लिए आपके स्पॉन्सर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जाहिर है स्टूडेंट हैं, आप तो अर्न कर नहीं सकते, इस सिलसिले में फिर आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है। अगर आप सेल्फ अर्निंग करते हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो फिर आप सेल्फ स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। लिथुआनिया के लिए भी आपको तकरीबन पाकिस्तानी 30 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो सिर्फ आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, साथ सारे प्रूफ चाहिए मनी ट्रेल के। और अगर आपको आपके अलावा कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर उसकी भी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बिना अगर आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि आपको स्पॉन्सर किसी और ने किया है और उसकी बैंक स्टेटमेंट आप नहीं लगा रहे, तो वीजा लगना बिल्कुल नामुमकिन है, आपका माइग्रेस ही अप्रूव नहीं होगा। हंगरी में भी आपको तकरीबन पाकिस्तानी 30-32 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। हंगरी में भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपके पेरेंट्स में से आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई और स्पॉन्सर नहीं कर सकता। या आप सेल्फ स्पॉन्सर होंगे या आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ पर भी तकरीबन 30-32 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन चीजों से आपने बचना है, इन चीजों में से आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, ये सीधा सीधा आपके वीजा का एक रिस्क है। सबसे पहले आपने कभी भी बैंक स्टेटमेंट एडिट नहीं करनी। पाकिस्तानियों ने बहुत जो है वो दूसरी एम्बेसियों को बुद्धू बना के रखा है, बहुत देर तक एडिटेड बैंक स्टेटमेंट्स लगाते रहे। आपने बैंक स्टेटमेंट को कतन एडिट नहीं करना, लिक्विड फॉर्म में आपने अमाउंट शो नहीं करनी। ट्रू मनी आपके अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए जब आप जो है वो वीजा फाइल कर रहे हैं। फेक बैंक स्टेटमेंट आपने बिल्कुल नहीं देनी है। सडन लमसम अमाउंट से आपने बचना है। मैं बार बार ये बातें बता चुकी हूँ, अचानक बड़े लार्ज डिपॉजिट से आपने बचना है। बिजनेस अकाउंट आप यूज करते हैं लेकिन विदाउट प्रूफ आपने बिजनेस अकाउंट यूज नहीं करना। समटाइम्स आप क्या करते हैं कि जी झूठा मूठा बैंक को जाकर कह देते हैं कि मैं फलां बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस अकाउंट खोल दें, और पीछे आपने एफबीआर में किसी किस्म का कोई बिजनेस रिकॉर्ड ही नहीं होता आपका, ना ही आपके स्पॉन्सर का। इस किस्म की बैंक स्टेटमेंट आपने कतन नहीं लगानी। अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप पाकिस्तान के मतलब अथॉरिटीज के अंदर आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, रजिस्टर कराया हुआ है बिजनेस, फिर आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना है और फिर आपने बिजनेस अकाउंट की डिटेल्स देनी है, वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। स्ट्रॉन्ग वीजा की जो एक बेसिक स्ट्रेटेजी है वो यही है कि 6 मंथ्स की आपकी क्लीन बैंकिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। आपकी से मुराद सिर्फ आपकी नहीं, आपके स्पॉन्सर की भी है। जिसकी भी बैंक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसकी पिछले 6 महीने की क्लीन हिस्ट्री होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट भी बोले। इनकम सोर्स डिक्लेयर्ड होना चाहिए, सैलरी है या बिजनेस है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए अमाउंट की, ट्रांजैक्शंस का। टैक्स रिटर्न्स अगर पॉसिबल हैं, अगर आपने यानी मैनिपुलेट नहीं करवाई हुई, अगर पॉसिबल है तो टैक्स रिटर्न्स भी आपने अपनी अटैच करनी है साथ। और रिक्वायर्ड फंड्स जो हैं आपने उससे थोड़े से ज्यादा पैसे ही अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने हैं। समटाइम्स यूरो का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको सिर्फ पेरेंट्स ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करने के काबिल नहीं है, ऑल्दो कि वो जिंदा हैं, वो रह रहे हैं आपके साथ, वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपके फैमिली फ्रेंड या आपके फ्रेंड या आपके एम्प्लॉयर्स या आपके लीगल गार्डियन या आपके कोई क्लोज रिलेटिव जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इनमें
में जो है वो फिनलैंड में ऐसा हो सकता है, लिथुआनिया में हो सकता है, स्वीडन में समहाउ ये पॉसिबल है, लेकिन एम्बेसीज को इसके लिए स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए। डेफिनेटली जब आप अपना एफआरसी देते हैं वहां पर आपके पेरेंट्स जो है वो अलाइव एंड डिसीज्ड नहीं है और इस सूरत में भी आप किसी थर्ड पर्सन को अपना स्पॉन्सर डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की जरूरत है। आपसे इस बारे में क्वेश्चनिंग लाजमी की जाएगी। वीजा ऑफिसर के जो मेन कंसर्न्स होते हैं उनमें सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है कि स्पॉन्सर जेन्युइनली जो है वो आपको सपोर्ट करने के काबिल है या नहीं। उसके बाद आपके रिलेशनशिप की जेन्युइननेस है, यानी ऐसा ना हो कि वो बंदा जिसको आप कह रहे हो कि मेरे अंकल हैं या फादर के बेस्ट फ्रेंड हैं या हमारे रिलेटिव हैं या फैमिली फ्रेंड हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो उसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप शो ही नहीं हो रहा, यानी आपका ऑन एंड ऑफ उसके साथ ऐसा ऐसा बॉन्ड शो होना चाहिए कि वो आपको वाकई स्पॉन्सर कर रहा है पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको इमिग्रेशन फ्रॉड्स के रिस्क फेस करना पड़ते हैं, तो वो इन चीजों को बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं। और जो चीज मजीद वो देखेंगे वो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अब आपके जो पेरेंट के जिंदा होते हुए कोई और बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली आप अपने इंटरव्यू में ये बातें इसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरव्यू को तैयार कर सकते हो। यानी फर्ज कर लें कि आपके फादर हैं और वो रिटायर हो चुके हैं या फिर लैक ऑफ इनकम है, तो ये एक नेचुरल ट्रू केस है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फादर ने काम किया होता है सारी जिंदगी, लेकिन वो रिटायर हो गए। अब उनकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो यहाँ रहते हुए अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें और आपको स्टडी अब्रॉड के लिए भी भेजें। तो इस हवाले से जो पेरेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो अपने बहन भाइयों या अपने क्लोज फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो आपको को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी है, ये भी वही बात के काम कर रहे हैं लेकिन इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, यानी उनकी सैलरी इतनी नहीं है, या अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उससे वो इतना नहीं जनरेट कर पा रहे कि वो आपको स्टडी अब्रॉड के लिए स्पॉन्सर कर सकें। तो इस सूरत में भी आपने उनकी ट्रू सिचुएशन बतानी है अपने इंटरव्यू में अपने एम्बेसडर को, और उसको क्लियरली आपने ये चीज मेंशन करनी है कि वो अर्न करते हैं लेकिन इतना अर्न नहीं करते कि वो खुद इसको मैनेज कर पाए, लेकिन वो जाहिर है मुझे स्टडी कराना चाहते हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए मुझे भेजना चाहते हैं, तो फिर इसलिए मेरे फादर के जो बेस्ट फ्रेंड हैं या मेरे कोई अंकल हैं या कोई और बंदा जिसको आप स्पॉन्सर डिक्लेयर कर रहे हो उसकी हेल्प ले रहे हैं। इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करना होते हैं। स्पॉन्सर आपका जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन योर फादर और मदर, तो ये भी एक क्लियर कट, ये आपने उनको क्लियरली बताना है कि जो मेरा स्पॉन्सर है उसका ये रिलेशनशिप है, हमारे साथ आना जाना है, इसके अलावा भी मुझे वो यानी स्टडी अब्रॉड के अलावा भी मुझे वो सपोर्ट करते रहे फाइनेंशियली मेरी स्टडीज के लिए, तभी भी वही सिनेरियो है कि आगे वही सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं देन माय पेरेंट्स। कल्चरल और फैमिली अरेंजमेंट्स अगर हम देख लें तो जाहिर है कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यानी अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम की बजाय बाहर की तालीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑल्दो कि उनके उनके रिसोर्सेज इतने नहीं है। फैमिली में देखें अगर तो उनके बहुत ज्यादा लोग यानी वो अपनी फैमिली के दूसरे उन लोगों को जो ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनकी प्रोग्रेस से, उनकी उनकी ग्रूमिंग से, उनकी तमाम चीजों से वो इंप्रेस होते हैं, और वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे जाएं लेकिन उनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर अपनी फैमिली मेंबर्स की यानी एक्सटेंडेड फैमिलीज भी तो होती है ना, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए चचा ताया मामा ये लोग, ये एक्सटेंडेड फैमिलीज की हेल्प लेना चाहते हैं, और ये दिस इज सिंपली वेरी वेरी नॉर्मल। आपने बस उसको एक्सप्लेन करना है। पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पास क्लियर एक्सेसिबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, कफील उनको पे तो करते हैं लेकिन उनको कुछ ऐसे सैलरी स्लिप्स या इस तरह की चीजें प्रोवाइड ही नहीं करते, तो ये भी एक जेन्युइन केस है। बहुत सारे कंट्रीज के एम्बेसडर्स इस चीज को समझते हैं। आप ट्रू केस को डिक्लेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरह हमारे पेरेंट, हमारे फादर या मदर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फादर ही होते हैं कि वो कंट्री से बाहर रहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पर सिचुएशंस ऐसी हैं, मतलब वो एक मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे हैं, तो इस लिहाज से फिर उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं जो यहाँ मौजूद हैं या उनके जो भाई हैं या कोई और फैमिली मेंबर उनके कजन हैं, तो इस सूरत में फिर वो आपको अपनी क्लीन हिस्ट्री के साथ अपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और फिर एक और केस होता है कि जी बिजनेस है लेकिन कैश बेस्ड इनकम है, यानी कोई स्टोर है, कोई किराना स्टोर है या कोई और छोटी मोटी बिजनेस की कैटेगरी है, तो ये भी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आपको ये बात कन्वे करनी आनी चाहिए, ठीक है, कि इस तरह हमारे पेरेंट्स का बिजनेस है लेकिन वो इतना नहीं है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप टाइप है, छोटा बिजनेस है, तो इस हवाले से फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अपने किसी रिलेटिव की हेल्प ले रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल को यूज नहीं करते और मेरी स्टेटमेंट्स को रिफ्लेक्ट वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एज अ गिफ्ट वो आपको अमाउंट यानी आपकी फीस या को स्पॉन्सरिंग के तौर पे वो कुछ ना कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में डलवा सकते हैं। तो इस हवाले से इस केस को प्रिटेंड करने के लिए, इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो टॉप 7 कंसल्टेंट्स के डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड वीजा टीम मौजूद है। हम स्टूडेंट्स को उनकी फाइल्स के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरव्यूज की तैयारी करवा रहे हैं। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं, आपने अगर वीडियो को गौर से देखा है, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसको जो है ना वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मजीद आप अगर हमसे अपना केस करवाना चाहते हैं, आप भी इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं कि फाइनेंसिस को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप हमें जो है वो सर्विसेज हमारी लीजिए, हमें अप्रोच करें। आप वीडियोस भी देखते हैं, आप लाहौर के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, फैसलाबाद के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, यहाँ आके आप अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट कराइए, अपनी फाइनेंसिस को डिस्कस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको सर्विसेज देंगे। थैंक यू सो मच।